हेलो क्लास 9th वालों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों की नगरी, जहाँ के राजा और उसके मंत्री ना सिर्फ मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कहानी के एंड तक तुम्हें पता चल ही जाएगा। एक बार एक राजा और उसके मंत्री ने यह सोचा कि हमारे राज्य को ना थोड़ा अलग ही ढंग से चलाया जाए। तो वो मिलके ये डिसाइड करते हैं कि आज से दिन को रात और रात को दिन बना दी जाए, यानी कि जो कामकाज दिन में होता था वो अब रात में हुआ करेगा और दिन में सब सोया करेंगे। तो फिर ये ऑर्डर को ना ढिंढोरा पीट के पूरे किंगडम में बताया जाता है और ये भी कहा जाता है अगर कोई इसको ना माने तो उसको मौत की सजा भी मिलेगी। ये सुन के सारे लोग घबरा जाते हैं और डर की वजह से ये अजीब कानून को मानने लगते हैं। ये देख के वो गधे यानी कि वो राजा और उसका जो मंत्री वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन एक गुरु अपने शिष्य के साथ इसी नगरी में आ पहुंचते हैं। वो देखते हैं इतनी सुंदर नगरी, पर यहाँ कोई भी नहीं है, एक चूहा तक नहीं है। कैसे दिखेंगे भाई, यहाँ तो दिन में सब सोते थे, यहाँ तक कि लोग जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिए थे। तो फिर जब धीरे धीरे शाम होने लगा तो सब उठ के अपने कामकाज में लग गए। अब वो दोनों गुरु और शिष्य को ना बहुत तेज भूख लगी थी। तो वो लोग ना जब ग्रोसरी की खरीदारी करने पहुंचे तो वो थोड़ा चौंक गए, क्योंकि यहाँ हर चीज की कीमत ना एक डुड्डू डुड्डू यानी कि कन्नड़ में रुपए, हर चीज की कीमत सिर्फ 1 रुपए थी। यानी कि चीजें यहाँ पे बहुत सस्ती मिल रही थी। चाहे तुम 1 दर्जन केला ले लो या फिर एक बोरी चावल, सबकी कीमत सिर्फ 1 ही रुपए थी। तो ये देख के वो दोनों गुरु और शिष्य ना बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ 1 रुपए में मनचाही चीज खाने को मिल रही थी। और फिर जब वो दोनों खाना बना के खाना खा ही रहे थे तो गुरु को ये महसूस हुआ कि ये मूर्खों की नगरी है, यहाँ रहना सही नहीं है। तो उसने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उनका वो भूखड़ और लालची शिष्य जाने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ हर चीज सस्ते में मिल रही थी। फिर जब गुरु अपने शिष्य को फिर से समझाना चाहते हैं तो वो कहता है आप जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर गुरु अपने शिष्य को वहीं छोड़ के चल जाते हैं। वो भूखड़ शिष्य वहाँ चावल गेहूं केले खा खा के सांड बन जाता है। एक दिन एक चोर एक मर्चेंट के घर दीवार छेद करके चोरी करने आता है, और फिर जब वो चोरी करके उसी छेद से बाहर जा रहा होता है तो वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर उसका भाई दौड़ के राजा के पास जाता है और बोलता है कि हुजूर, जब मेरा भाई पुराना काम कर रहा था तो उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो वहीं पे मर गया। फिर वो बोलता है वो जिस व्यापारी के घर काम कर रहा था ये उसकी गलती है, क्योंकि उसने दीवार अच्छे से बनाया ही नहीं था, तो उसको दंड दी जाए। तो फिर राजा बोलता है चिंता मत करो, तुम्हें न्याय मिलेगा। तो फिर राजा अपने दूतों को भेजता है और उस व्यापारी को अपने दरबार में बुलवाता है। फिर राजा उससे उसका नाम पूछता है। इसके बाद राजा पूछता है क्या तुम घर में ही थे जब ये हादसा हुआ? तो व्यापारी बोलता है जी हाँ, मैं घर में ही था। वो चोर दीवार छेद करके अंदर आया था और जब उसी दीवार से बाहर जा रहा था दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो फिर राजा कहता है दोषी ने अपने दोस्त को स्वीकार कर लिया है, अब इसको सजा दी जाएगी। ये सुन के वो व्यापारी बहुत घबरा जाता है और कहने लगता है हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती मेरी नहीं बल्कि उस मिस्त्री की है जिसने इस दीवार को बनाई थी। आप उसको सजा दो, क्योंकि ऐसी नीच हरकत उसने क्यों किया। ये दीवार मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी और मैं उस मिस्त्री को भी जानता हूँ, वो यहीं पे आसपास कहीं रहता है। अब किंग अपनी सैनिकों को भेज के उस राजमिस्त्री को अपने दरबार में बुलवाता है। फिर उसको पूछता है क्या ये दीवार को तुमने ही बनाया था? तो फिर वो राजमिस्त्री जवाब देते हुए बोलता है जी हाँ हुजूर। फिर किंग बोलता है तुम्हारी ऐसी कमजोर दीवार बनाने की वजह से एक गरीब आदमी की मौत हो गई, तो अब तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। ये सुन के वो बहुत घबरा जाता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है हुजूर, ये गलती मेरी नहीं बल्कि उस नाचने वाली लड़की की है जो बार बार मेरे आसपास से गुजर रही थी और उसकी पायल की आवाज़ मुझे अच्छे से ध्यान लगा के काम करने ही नहीं दी। तो ये गलती उस लड़की की है, आप उसे सजा दो। तो राजा ये सुन के कहता है मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, हमें अच्छे से कार्रवाई करनी पड़ेगी, जाओ उस लड़की को बुला के लाओ। तो फिर राजा के दूत जाके उस लड़की को लाके राज दरबार में पेश करते हैं। वो लड़की अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो फिर राजा उसे पूछते हैं क्या तुम बार बार जाना आना कर रही थी जब ये मिस्त्री दीवार बना रहा था? तो वो बूढ़ी कहती है जी हाँ। तो फिर राजा कहता है तुम्हारी इस पायल की आवाज़ की वजह से इस मिस्त्री अच्छे से काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अब ये सुन के वो लड़की थोड़ा शांत हो जाती है 1 मिनट के लिए और फिर बोलती है हुजूर, ये गलती मेरी नहीं बल्कि उस सोनार की है जिसको मैंने ज्वेलरी बनाने दिया था। वो बहुत ही बदमाश था। वो दर्जनों बार मुझे बुलवाता था और कहता था अभी तुम्हारा काम हुआ नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। तो अब ये गलती तो उस सुनार की हुई ना, मेरी नहीं। तो दंड उस सोनार को मिलना चाहिए। फिर ये सुनकर राजा बोलता है ये लड़की तो सही कह रही है, हमें हत्यारा मिल गया है, जाओ उस सोनार को ढूंढ के लाओ, चाहे वो कहीं भी छुपा हो।
अब किंग के बेलिफ्स यानी कि उसको जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो जाके उस सोनार को ढूंढ के लाते हैं, जो कि अपने दुकान में ही डर के मारे छुपा था। और वो सोनार राजा के पास आते ही कहता है, हुजूर मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बहुत गरीब सुनार हूँ। ये लड़की सही कह रही है, मगर ये गलती मेरी नहीं, क्योंकि एक अमीर व्यापारी उसकी एक शादी के लिए ना मुझे जल्दी जल्दी काम करवा रहा था, जिसकी वजह से मैं इस लड़की की काम को करने में देरी कर दिया। तो फिर राजा पूछता है, नाम बताओ उस व्यापारी का। फिर पता चलता है ये व्यापारी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी घर की दीवार गिर गई थी। अब राजा पूरा गुस्से में उस व्यापारी को फिर से बुलवाता है, और वो व्यापारी रोते रोते राजा के पास आके बोलता है, हुजूर ये मेरी गलती नहीं बल्कि मेरे पिताजी की है। ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर उन्होंने ही दिया था, लेकिन वो तब है नहीं और मैं बेकसूर हूँ। तो राजा अपनी मंत्री से सलाह लेते हुए कहता है, तुम्हारे पिताजी दोषी हुए, लेकिन वो तो अब है नहीं। तो जैसे कि उनकी सारी संपत्ति के अधिकारी अब तुम ही हो, तो उनकी करतूत की भरपाई भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो उनकी सजा भी अब तुम्हें ही मिलेगी। अब उसे मारने के लिए एक फांसी का फंदा तैयार किया जाता है, लेकिन वो व्यापारी इतना पतला निकलता है कि वो फांसी के फंदे पे फिट बैठता ही नहीं। अब राजा को थोड़ी चिंता हो जाती है। फिर उसे एक आइडिया आता है, और वो कहता है, जाओ जाकर एक मोटे आदमी को ढूंढ के लाओ जो इस फांसी के फंदे पे फिट बैठ जाए। फिर राजा के सैनिक ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो नगरी के चारों ओर ढूंढते रहते हैं। तभी उनकी आंख पड़ती है उस गेंडे शिष्य के ऊपर। और जब सैनिक उस शिष्य को पकड़ के ले जा रहे होते हो तो वो कहता है, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने क्या गलत किया है। तो वो लोग जवाब देते हुए कहते हैं, ये तो राजा का आदेश है कि एक मोटे आदमी को लेकर आओ जो इस फांसी के फंदे पे फिट बैठ जाए। और वो सैनिक उसे पकड़ के फांसी के फंदे तक ले आते हैं। अब वो शिष्य को अपने गुरु की याद आती है कि ये मूर्खों की नगरी है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से निकल चलो। और ये बात ना मानने का नतीजा वो अभी भुगत रहा था। जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी गिनती कर रहा था तो वो अपनी गुरु को याद किया, गुरुदेव मुझे बचा लो। गुरु ने मन ही मन में सब चीज़ों को देख लिया, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, वो कहीं भी बैठ के सब कुछ देख सकते थे। वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब देख लेते थे। तो गुरु अब शिष्य को बचाने वहाँ आ गए, और गुरु वहाँ आते ही अपने शिष्य को बहुत डांटे और उसके कान में कुछ फुसफुसा दिए। फिर वो दोनों मिलकर राजा के पास गए और जाके बोले, ओ बुद्धिमान राजा, आप ही बताओ गुरु बड़ा है या फिर शिष्य। तो फिर राजा बोलता है, गुरु ही सबसे बड़ा होता है। तो गुरु कहते हैं, ठीक है, तब पहले आप मुझे ही फांसी पे चढ़ा दीजिए, फिर मेरे शिष्य को चढ़ा देना। और ये सुनते ही शिष्य सब समझ जाता है और वो चिल्ला के बोलता है, आप मुझे पहले यहाँ लाए थे तो आप मुझे पहले चढ़ाओ। ऐसे गुरु और शिष्य झगड़ने लगे। ये देख के राजा थोड़ा शौक हो गया, भाई पहले मरने के लिए तुम लोग क्यों इतने उतावले हो रहे हो। तो राजा अब गुरु से पूछता है, आप क्यों मरना चाहते हो। इस गेंडे को तो हम इसलिए लाए थे कि ये फांसी में फिट हो जाएगा, हम इसीलिए इसको मारना चाहते थे। तो गुरु कहता है, आप सवाल मत पूछिए, बस मुझे पहले चढ़ा दीजिए। तो राजा बोलता है, लेकिन क्यों भाई, आपको हमें कारण बताना पड़ेगा। तो गुरु कहते हैं, ठीक है भाई बता दूंगा, लेकिन आप वादा करो पहले आप मुझे ही सूली पे चढ़ाओगे। तो राजा कहते हैं, ठीक है भाई। तो फिर गुरु राजा को एक साइड में ले जाकर उसके कान में बोलते हैं कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं आप जानते हो। हम लोग पूरी दुनिया घूमे हैं पर ऐसी नगरी और आपके जैसा राजा कहीं नहीं देखा। आपका बनाया यह फांसी का फंदा सीधा स्वर्ग तक ले जाएगा। ये गॉड ऑफ जस्टिस है, और अब तक किसी भी अपराधी को ऐसे मृत्यु को दंड नहीं मिला है। तो जो पहले मरेगा वो इस राज्य का राजा बन के पुनर्जन्म लेगा, और जो दूसरा मरेगा वो मंत्री बन के पुनर्जन्म लेगा। अब आप अपना वादा पूरा करो और मुझे पहले सूली पे चढ़ा दो। लेकिन राजा नहीं चाहता था कि वहाँ पे कोई और राजा बन जाए, तो वो एग्जीक्यूशन को ना नेक्स्ट डे तक पोस्टपोन करवा देता है। वो राजा जाके अब अपनी मंत्री से बात करता है और उसे सब कुछ बोलता है, और फिर कहता है, चलो हम दोनों सूली पर चढ़ जाते हैं ताकि फिर से हम राजा और मंत्री बन के फिर से पुनर्जन्म ले लेंगे। ये सुनते ही वो मूर्ख मंत्री भी राजी हो जाता है। देखो भाई, इसीलिए मैंने इन लोगों को मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख बोला था। तो फिर वो दोनों वो एग्जीक्यूशनर को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, आज रात हम लोग दोषी को भेजेंगे और तुम उनको फांसी दे देना। जो पहले जाएगा उसको पहले देना और जो दूसरे में जाएगा उसको दूसरे में देना। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो रात को राजा और मंत्री जेल को जाते हैं और वहां से गुरु शिष्य को रिहा कर देते हैं और खुद उनका भेष लेके वहीं पे रह जाते हैं। फिर प्लानिंग के मुताबिक वो दोनों एक एक करके जाते हैं और फांसी में चढ़ जाते हैं। फिर जब उनकी लाश को कौवों और चीलों को खाने के लिए निकाला जाता है बाहर ना, तो सब देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि ये राजा और मंत्री का होता है। तो फिर पूरी रात वहाँ पे राजा और मंत्री के मरने का शोक मनाया जाता है। कुछ लोगों को अचानक फिर गुरु और शिष्य की बात याद आ जाती है। जब वो लोग नगरी छोड़ के जा रहे थे तो लोगों ने उनको पकड़ लिया। वही मारने के लिए नहीं, बल्कि वो लोग बोले कि हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है हमारे इस राज्य को चलाने के लिए। तो आप यानी कि गुरु यहाँ पे राजा और शिष्य मंत्री बन जाएं। शिष्य तुरंत राजी हो जाता है, पर गुरु को मनवाना थोड़ा मुश्किल था। फिर गुरु भी मान जाते हैं, लेकिन उनका एक कंडीशन रहता है कि वो पुराने नियम को बदल देंगे।
और उनके कंडीशन को लोग भी मान गए। तो फिर गुरु ने कहा आज से दिन दिन और रात रात ही होगा, और एक डुड्डू यानी कि सब चीज़ की कीमत एक डुड्डू नहीं होगी, हर चीज़ की कीमत अलग अलग रहेगी। इसी तरह से गुरु ने मूर्खों के नगरी को एक नॉर्मल किंगडम में बदल दिया।